तो हम लोग ये 9 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। रेडियो एक्टिव ऑफ न्यूक्लियस मास नंबर ए इनिशियली इन रेस्ट एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल विद स्पीड v, द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस इज। तो जैसे क्वेश्चन ऐसे लगता है कि न्यूक्लियर का है और वहां पर रेडियो एक्टिव वगैरह का ऐसे दे रखा है टर्म, लेकिन वो क्वेश्चन जो यहाँ पर देखा जाए तो ये वैसा ही है जैसे वो गन और बुलेट वाला केस है कि एक यहाँ पर न्यूक्लियस है, मास नंबर उसका दे दिया गया है ए, ठीक है, इसका मास नंबर ए दिया गया। अब यहां पर उसने क्या कहा कि इसमें से एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, तो जैसे यहां पर ये हो गया और एक अल्फा पार्टिकल इसमें से एमिट हुआ। तो अगर यहां से एक अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है और उसकी स्पीड उसने क्या कह दिया, अल्फा पार्टिकल, और उसकी स्पीड क्या है v, तो ये जो होता है जो यहां पर बस जहां से अल्फा पार्टिकल निकला इसको हम लोग डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं। डॉटर न्यूक्लियस। तो इसकी रिक्वायर्ड स्पीड उसने पूछी है क्या हो जाएगी, तो उसको हमने मान लिया कैपिटल वी। ठीक है, तो ये वैसे ही तो केस हो गया कि जैसे एक यहां पर ये गन है और उससे एक बुलेट को फायर किया गया, तो आपको यहां मास की जगह पर बस मास नंबर यूज कर लेना है और कुछ नहीं करना है। जैसे जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास नंबर कितना होता है, 4 होता है ना मास नंबर। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस होता है किसका, हीलियम का, तो हीलियम क्या होता है 2He4। क्वेश्चन नीट में पूछा गया था 2He4, और इसमें पूछा गया था कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस में कहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस जिसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो उसमें दिया भी गया था, एक ऑप्शन में दिया गया था 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और एक में दिया गया था कि इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर कहां से इलेक्ट्रॉन होते, 2He4, तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं तो बाहर होते हैं, तो न्यूक्लियस में यहाँ पर सिर्फ क्या रहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन और 4 - 2 2 न्यूट्रॉन। तो इसका मास नंबर हो गया 4, तो यहां पर इसका मास नंबर ए था, अब उसमें से 4 कम हो जाएगा, तो यहां पर जो मास नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, A-4। तो आपको करना क्या है यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर मास नंबर है इसको हम कैपिटल M ले लें, और ये जो मास नंबर है इसको हम स्मॉल m ले लें। यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो जाएगा। तो उसके बेसिस पर जो हम लोगों ने केस पढ़ा था, क्या लिखा था, m × v इज इक्वल टू m × v। तो कैपिटल M की जगह पर रख देंगे A-4 × v, और ये हो जाएगा स्मॉल m कितना, 4 × v। तो आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू 4v डिवाइडेड बाई A-4। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा इसका। तो 4/A-4v, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। तो यहां पर जैसे हम लोगों ने 7 नंबर क्वेश्चन किया, 8 नंबर किया और ये 9 नंबर, तो ये जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं, तो इसमें जो एक्सप्लोजन था वो 2 बॉडी में कन्वर्ट हुआ, मतलब एक्सप्लोजन के बाद जो बॉडीज हैं वो 2 पार्ट में वो कन्वर्ट हो जा रहा है। इससे पहले के भी दोनों क्वेश्चन में ही था, इसमें भी यही था कि एक्सप्लोजन के बाद 2 पार्ट में कन्वर्ट हुआ। तो ऐसे एक्सप्लोजन के बाद अगर बॉडी 3 भागों में बढ़ती है तब हम वो क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो वो क्वेश्चन कई बार उस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, अभी नीट में भी 2022 में ही पूछा गया था। तो हम लोग उस क्वेश्चन का पहले पूरा डिटेल देख लेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा जो पूछा गया है अभी तक तो वही चीज पूछी गई, जस्ट वहां पर मैग्नीट्यूड वाइज की एक्सप्लोजन के बाद 2 पार्टिकल का दे दिया, तीसरे का उसने स्पीड पूछ लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा वही पूछा जाए, उसी तरह से पूछा जाए। तो हमें पूरे क्वेश्चन का प्रोसीजर पहले सीखना है, और उसके बाद हम लोग वहां पर करेंगे क्या, उसका एक शॉर्टकट सीख लेंगे, जिससे कि अगर जितना पहले पूछा गया उतना ही बाद में फिर आ गया, तो वैसे ही कि उसका बस मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप डायरेक्ट वहां पर उसे यूज कर सकते हैं उस शॉर्टकट को। ठीक है, लेकिन पहले हमें डिटेल में पूरा जानना है क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। A bomb of mass 8 kilogram initially at rest explodes into 3 parts having mass ratio 1:1:3. The 2 lighter parts fly off at right angle to each other with a speed of 15 meter per second. Find the velocity of the heavier part. हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, और 4-5 बार क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, और हर बार ऐसा ही पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर, इसीलिए मैंने इसका एक शॉर्टकट आपको बताया है, वो पीछे लिखा हुआ है, एक नोट हमने लास्ट में छोड़ा था ना, तो उसी नोट में इसका शॉर्टकट, लेकिन वो हम बाद में अप्लाई करेंगे, पहले डिटेल सीख लेते हैं। जैसे उसने अगर मान लिया वेक्टर फॉर्म में इसकी वेलोसिटी पूछ दी, उसने कहा ना हैवियर पार्ट की वेलोसिटी बताओ, तो उसका अगर वेक्टर फॉर्म उसने कह दिया, मैग्नीट्यूड के साथ उसने एंगल पूछ लिया,
तब आप क्या करेंगे, तो हम पूरा सब कुछ बता दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बाद में हम लोग देख लेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। मास रेशियो आपको दिया गया है 1:1:3। तो जो मास रेशियो है पहले देख लेंगे, बाद में लिख लेना आप, ठीक है। मास रेशियो वो आपको दिया गया है कितना, 1:1:3, ठीक है। तो ये चीज हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर ये दिया गया है तो हम इसे मान सकते हैं m, m, 3m, ठीक है। ऐसे किसी भी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर ये लेंथ होता तो हम L से मल्टीप्लाई कर देते, मास है तो हमने M से मल्टीप्लाई कर दिया, M, M एंड 3M। अब उसने कहा क्या, टू लाइटर पार्ट्स फ्लाई ऑफ एट राइट एंगल टू ईच अदर विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे हम यहां पर मान ले रहे हैं कि जो यहां पर एक्स वाई एक्सिस, जैसे ऐसा कुछ दिया तो गया नहीं है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लेकिन हम लोग समझने के लिए उसे मान ले रहे हैं कि एक एक्स में गया और एक वाई में, क्योंकि वो परपेंडिकुलर गए ना दोनों। तो ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं, इसको हमने मान लिया एक्स एक्सिस और इसे हमने मान लिया वाई एक्सिस। तो उसने कहा जो दो लाइटर पार्ट हैं वो ये m और m, तो वो कैसे जा रहे हैं, परपेंडिकुलर। तो जैसे हमने एक को यहां पर दिखा दिया m और इसको इधर दिखा दिया, मान लेते हैं यहाँ पर इसकी स्पीड दी गई है कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड, तो वही लिख देते हैं सीधे 15 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा लाइटर पार्ट जो इसके परपेंडिकुलर जाएगा तो उसको हमने मान लिया वाई डायरेक्शन में चला गया, तो हमने उसे ऐसे दिखा दिया यहाँ पर, और इसकी भी स्पीड क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड। तीसरा पार्ट जो हैवियर वाला है वो 3m है, तो वो 3m पार्ट हमने यहाँ पर दिखा दिया इस तरह से, ये बड़ा वाला पार्ट है और इसको हमने कह दिया दिस इज 3m, ठीक। और इसकी इस तरह से हमने वेलोसिटी दिखा दी। ये जेड डायरेक्शन नहीं है, यहां हमने जेड दिखाया नहीं कहीं आपको, एक्स वाई और ये जेड नहीं है, ये बस ऐसे दिखा दिया, ये जेड में जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये इसी प्लेन में रहेगा, एक्स वाई प्लेन में ही ये रहेगा, क्योंकि जेड में जाएगा, आप वेक्टर पढ़ चुके हैं ना। तो अगर ये जेड में जाए तो जेड में कैसे जा सकता है, क्योंकि इनिशियली ये पूरा बॉम्ब जो था वो रेस्ट में रखा हुआ था, और रेस्ट में रखे हुए होने का मतलब क्या हुआ कि इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0। तो अगर इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो अगर ये जेड डायरेक्शन में चला गया तो आप सोचो ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे, और नॉन कोप्लेनर वेक्टर का अगर रिजल्टेंट 0 करना है तो मिनिमम 3 या 4 वेक्टर चाहिए, 4 वेक्टर चाहिए ना। कल टेस्ट है, इतना सोच के बोल रहे हैं, कह तो हमें देने ही कहाँ है। तो अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर है तो हमें 4 वेक्टर चाहिए होते हैं मिनिमम, और अगर कोप्लेनर है तो 3। तो अगर ये जेड में चला गया तो नॉन कोप्लेनर बन जाएंगे, तो उसका रिजल्टेंट 0 होगा ही नहीं। तो यहां पर क्या होगा, ये कोप्लेनर ही रहेंगे तीनों, और तभी इसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। इसका मतलब ये जो वाई वी है ये एक्स वाई प्लेन में ही जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा वो भी हम लोग देख लेंगे। तो ये यहां पर हो गया इसका डायग्राम। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो इसका इनिशियल मोमेंटम है वो क्या है, 0। P initial as P initial is equal to 0, क्योंकि जो बॉम्ब था वो कैसा था, रेस्ट में था, ठीक है। तो P initial 0 एंड F एक्सटर्नल, वह एक्सप्लोजन जो होगा वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तो होता नहीं, किसके वजह से मानते हैं, इंटरनल की वजह से। तो F एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल कोई फोर्स भी आपने नहीं लगाया, तो F एक्सटर्नल भी क्या है, 0। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो इसका मतलब अगर इनिशियल मोमेंट जो है तो फाइनल भी 0 होगा। तो हम लिख देंगे एज P इनिशियल 0 एंड F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, देयरफॉर P फाइनल इज इक्वल टू 0, इसलिए फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप यहां पर देखो फाइनल मोमेंटम लिखते हैं हम लोग, फाइनल मोमेंटम लिखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इसका हो जाएगा 15m, और डायरेक्शन क्या है, आई कैप, एक्स एक्सिस मतलब आई कैप। तो हम लिखेंगे फाइनल मोमेंटम 15m एंड आई कैप। दूसरे का अगर आप देखो तो 15m जे कैप, तो ये हो जाएगा 15m जे कैप इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, अभी तीसरा एक और बाकी रहेगा ना, ये वाला है। तो यहाँ 3m, अब इसकी हमें डायरेक्शन वगैरह तो कुछ पता नहीं है, तो और इसी को तो निकालना है ना हमें, तो इसको हम v ही लिख देंगे। तो हम इसे लिखेंगे क्या यहाँ पर,
प्लस 3mv एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम 3mv देखें, 3mv इज इक्वल टू, तो ये दोनों उधर चले जाएंगे, दोनों माइनस में हो जाएंगे, -15m आई कैप माइनस 15m जे कैप। 3m से डिवाइड कर दो पूरे को, तो अगर हम 3m से डिवाइड करेंगे तो यहां पर m तो कैंसिल ही हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, तो क्या बचेगा, v इज इक्वल टू -5i माइनस 5। ठीक है, तो वेलोसिटी आपको पता चल गई। वेलोसिटी आप देखो किस प्लेन में आ रही है, आई जे, देखो प्रूफ भी हो गया, और हम लोगों ने पहले ही समझ लिया था कि ये आई जे प्लेन में ही रहेगा। तो इस तरीके से वेलोसिटी इसकी है -5i माइनस 5j। अब आप यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, डायरेक्शन निकालना हो, सब निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये वेक्टर फॉर्म में पता है। तो अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट -5 का स्क्वायर मतलब 25, सीधे लिख देना, और प्लस इसका स्क्वायर अगेन 25, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 25 रूट, मतलब 25 प्लस ब्रैकेट में वही, या 50 लिख सकते हैं, 50 हो जाएगा। तो 25 अगर बाहर आ गया तो 5 हो जाएगा, 1 + 1 तो कितना आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दो 50, और 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 × 2 यानी कि 5√2, तो 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर तो हम लोग का आ गया, यहाँ पर देखो 5√2 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन आपको ये इसलिए पूरा बताया गया क्योंकि जैसे आपसे मान लिया वो वेक्टर फॉर्म में ऐसे कह देता है ये क्वेश्चन कि ये परपेंडिकुलर नहीं जा रहे हैं, बल्कि परपेंडिकुलर जा रहे हैं, लेकिन वो साथ में ऐसे यहाँ पर लिखता कि एक x में जा रहा है और एक y में जा रहा है, एक +x में एक +y में। तो आपको बताना है जो तीसरा हैवियर पार्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी इन वेक्टर फॉर्म, तब आपका आंसर क्या होता, ये वाला आंसर हो जाता ना। मैग्नीट्यूड निकालना ऐसे निकाले। अब मान लिया उसने डायरेक्शन पूछ लिया, तो इसकी डायरेक्शन निकालने में आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट देखना है जो पहले हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर हमें पता था बताना है। तो आज हम लोग यहाँ पर एक सीखने जा रहे हैं कि अगर ऐसे 2 डायमेंशनल का केस हो, उसमें माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस ऐसे दे दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन निकालना आपको अलग से डायग्राम में समझा दे रहे हैं, उसी में करेंगे तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, तो हम अलग से आपको बता दे रहे हैं कि ऐसा केस होगा तो करना क्या है आपको। जैसे हालांकि डायरेक्शन पूछी नहीं गई है बट हम लोग सीख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो, जब हम लोग ऐसे बनाते हैं एक्स वाई, ये एक्स है ये वाई, तो जो ये पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स और वाई दोनों कैसे रहते हैं, प्लस में या माइनस में, दोनों प्लस में, मतलब इसमें दोनों प्लस में रहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है इसमें एक्स माइनस में रहता है और वाई प्लस में रहता है, तो ये माइनस कॉमा प्लस हो जाता है। इसमें दोनों ही माइनस में रहते हैं, ठीक है, और इसमें प्लस एंड माइनस रहता है, एक्स प्लस में रहता है और वाई माइनस में रहता है। तो ये तो हम सभी लोगों को पता ही है। इसी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो जब हम निकालेंगे इसका एंगल, तो एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसा हमारा यूजुअल मेथड है, हम लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा विद एक्स एक्सिस। अगर आपको निकालना है तो एक्स कंपोनेंट को नीचे, तो एक्स कंपोनेंट है तो -5, लेकिन हम माइनस नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, सिर्फ 5 रखेंगे। और y कंपोनेंट बचे हुए का मैग्नीट्यूड वो भी क्या है, माइनस, लेकिन हम रखेंगे 5। अगर आप यहाँ माइनस माइनस रख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको लगेगा ये माइनस है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ठीक है, और 1 आ जाएगा तो आप थीटा लिखोगे यहाँ पर कितना, 45 डिग्री। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ एंगल हमें कैसे निकालना, तो जैसे ऐसे आपने लिखा और यहाँ पर आ गया 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री आ गया, तो अब आप इसको ये थोड़ी लिख देंगे कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री ये एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। यहाँ पर ये 45 डिग्री जो है वो आपको डिसाइड करना है कि ये कहाँ है, तो ये किस क्वाड्रेंट में 45 है, तो ये एक्स एक्सिस से एंगल हमने यहाँ पर इसे एक्स एक्सिस से निकाला है, विद एक्स एक्सिस, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर किस क्वाड्रेंट में, ये तुम्हें डिसाइड करना है। तो जैसे यहाँ दोनों माइनस हैं, तो इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी कि ये जो एंगल यहाँ पर है वो ऐसे होगा, ये इस तरीके से यहाँ पर आएगा, और ये एंगल यहाँ पर जो होगा ये होगा 45 डिग्री एक्स एक्सिस, मतलब
माइनस माइनस हमने देखा, तो यहां से हमें पता चल गया कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में, और थर्ड में एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाएगा। अब अगर आपको ये पता चल गया तो आप कहीं से भी एंगल निकाल सकते हैं। जैसे वो अगर आपसे यहां पर कह दे कि प्लस एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना है, तो आप वहां पर बना सकते हैं। जैसे क्लॉकवाइज कहेगा तो क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे ना, तो इसका मतलब यहां पर इधर से एंगल 135 हो जाएगा, पूरा 180, तो उसमें से 45 घटा दो तो 135। इधर से अगर आप एंगल लिखना चाहेंगे तो यहाँ 180 में 45 ऐड कर दो। मतलब अगर आपको ये चीज पता चल गई तो अब आपसे वो प्लस एक्स एक्सिस से कहे, वाई एक्सिस से कहे, माइनस वाई एक्सिस से कहे, माइनस एक्स एक्सिस से कहे, कहीं से भी पूछेगा आप बता देंगे उसका एंगल क्या होगा। समझ गए ना? यहाँ इधर से ऐसे पूछेगा तो क्वेश्चन में लिख कर देगा ना कि किधर से एंगल चाहिए, तो इधर से पूछेगा तो आप 180 में 45 ऐड कर देना, इधर से पूछेगा तो 180 में 45 सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप। तो इस तरीके से हम इसका एंगल निकाल सकते हैं। तो ये पूछा नहीं गया था, क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, मतलब क्वेश्चन में दिया नहीं गया था, बट ये हमने आपको अलग से बता दिया। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, कहीं पर भी ऐसी कंडीशन आएगी तो इसी तरह से आप एंगल वहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लो अब आप। नोट कर ले इतना। हो गया ना सभी का? चलिए, तो हम लोग यहाँ पर अब ये क्वेश्चन जैसे करते हैं, पूरा इसका आपको बता दिया गया डिटेल, लेकिन हम लोग इसके शॉर्टकट को सीख लेते हैं, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन 3-4 बार आपके यहाँ जब भी पूछा गया है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछा गया, जैसे इसमें मैग्नीट्यूड आपको दिखाया गया। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो मेथड तो ये भी हमें पता है, लेकिन हम उसका एक फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, आते हैं हम लोग थ्योरी वाले पार्ट पे। आप जरा देखो यहाँ पर, ये जो यहाँ जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था उसी क्वेश्चन को यहाँ पर दिया गया है, मतलब उसी को यहाँ पर फॉर्मूले के फॉर्म में बना दिया गया। जैसे आप देखो यहाँ पर एक पार्टिकल m1 है, उसकी v1 वेलोसिटी है, एक m2 है, उसकी v2 वेलोसिटी है, दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। अब इसमें कोई बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, मास सेम हो सकते हैं, डिफर कर सकते हैं, वेलोसिटीज अलग अलग हो सकती हैं, कुछ भी केस आपको बना दिया जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सबका अलग अलग ही लिया गया, m1 v1, इसका m2 v2। और यहाँ पर जो तीसरा पार्टिकल है वो हो गया मास m3 और वेलोसिटी हो गई v3। ठीक है, हमने पहले भी समझ लिया कि ये तीनों एक प्लेन में है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम अगर जीरो है तो फाइनल भी जीरो होगा, क्योंकि इस पर कोई एफ एक्सटर्नल नहीं लग रहा है। तो ये वही केस है कि अगर एक्सप्लोड हुआ कोई बम, 3 पार्ट में कन्वर्ट हो गया ये, और 2 परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तब तीसरे के लिए आपको यहाँ पर बताना है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसमें से अगर आप देखो तो टोटल 6 चीजें हैं, m1 v1, m2 v2, m3 v3। तो इसमें से कोई भी 5 आपको दिए जाएंगे और एक अननोन रहेगा, वो आपको निकालना रहेगा। तो हम उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर देखो कि मेथड क्या है, कि अगर आप यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर बनाया वो किस बेसिस पर, कि इनिशियल मोमेंटम है जीरो और एफ एक्सटर्नल भी क्या है, जीरो, वो भी जीरो है। तो फिर यहाँ पर जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या होना चाहिए, जीरो। और फाइनल मोमेंटम जीरो होने के लिए किन्हीं भी दो का जो रिजल्टेंट है वो तीसरे के इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। ये चीज हमने आपको वेक्टर में सिखाई थी। तो आप देखो, अगर हम इन दोनों की बात करें तो इनके बीच का हमें एंगल पता है ना। तो अगर दो वेक्टर, जैसे इसका मोमेंटम मान लिया है P1 और इसका मोमेंटम है P2, तो P1 P2 अगर परपेंडिकुलर है तो उसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका रिजल्टेंट रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, और उसका मैग्नीट्यूड तीसरे के बराबर ही तो होगा। तो अगर हम यहाँ पर तीसरे का ये जो है मोमेंटम उसको P3 लिखें, तो जो P3 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 स्क्वायर एंड प्लस P2 स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। जो तीसरे का मोमेंटम है वो मोमेंटम इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगा, और ये दोनों है परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, अब P3 का मतलब क्या हो गया, M3 V3, P1 का मतलब क्या हो गया, M1 V1, और P2 का मतलब क्या हो गया, M2 V2। तो फाइनली हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया कि P इनिशियल जीरो, F एक्सटर्नल जीरो है, देन M3 V3 इज इक्वल टू M1 V1 टू द होल स्क्वायर। वही ये P3 हो गया, ये P1 हो गया, ये P2, M1 V1 टू द होल स्क्वायर, M2 V2 टू द होल स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला हमें पता है। अगर यही सिचुएशन आपको दी गई कि 3 पार्ट में एक्सप्लोड किया,
इनिशियल मोमेंटम 0 था। अगर वहां पर 3 पार्ट में एक्सप्लोड करता है जिसमें से 2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे वहां पर। क्लियर हो गया ना? तो चलिए अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है, तो उसमें हम लोग यही काम करेंगे, ठीक है।